40 साल से व्यवसाय करने वाला व्यक्ति धनबाद छोड़ के गया है, यह धनबाद के माथे पर कलंक है। ये कल ही की घटना है, तो मुझे लगा कि इसका असर धनबाद के व्यवसायी वर्ग पर, धनबाद के लोगों पर न पड़े, इसलिए एक बार मुझे चलना चाहिए और लोगों को फिर से आश्वस्त करना चाहिए कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तब भी धनबाद हम लोगों के कार्यक्रमों की प्राथमिकता में है। लोकसभा चुनाव के जो जनादेश मिलेगा, इसका असर झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। खबर यह है कि राजनाथ जी का प्रोग्राम होना था बोकारो में, उनकी जनसभा होनी थी ढुल्लू महतो के पक्ष में, लेकिन ऐसा ऐन मौके पर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपना कार्यक्रम टाल दिया। अगर ऐसा है, टाल दिया, सही किया। और मैं यही कहूँगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, 2 वर्ष के भीतर यहाँ उपचुनाव होगा, क्योंकि ढुल्लू महतो के खिलाफ में जितने मुकदमे, जिसकी जानकारी भाजपा ने दिया है, उसमें ऐसी धाराएं हैं जिनमें 5 से 10 साल की सजा होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच मेहमान हैं जाना पहचाना चेहरा, जिसे आप पहले से जानते हैं, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय जी एक बार फिर से धनबाद के मैदान में नजर आ रहे हैं। चुनावी समय है तो स्वाभाविक रूप से उससे चुनावी चर्चा ही करना बेहतर होगा। सर, न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको भी और नमस्कार आपके दर्शकों को भी। जी, आप लगातार धनबाद में आते रहे हैं, आपकी पार्टी से कोई चुनाव मैदान में तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पार्टी को किसी न किसी रूप में समर्थन जरूर कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो विपक्ष की इस वक्त में अनुपमा चुनाव मैदान में है, और ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि ढुल्लू का आप मुखालफत कर रहे हैं तो अनुपमा का समर्थन कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। नहीं, आज जमशेदपुर से धनबाद आना भी एक संयोग है। जब मेरे धनबाद के चुनाव मैदान में कूदने की बात सब जगह फैल गई, उसकी पृष्ठभूमि में भी ये घटना हुई थी जब हम लोगों के साथी कृष्णा अग्रवाल को ढुल्लू महतो जी ने धमकी भरे शब्दों में, लहजे में कुछ कह दिया था, तो उसके लिए मैं आया था यहाँ। और आज भी मुझे कल सूचना मिली कि यहाँ का एक सिख परिवार है, शेरा सिंह है, वो ऐसे लोगों की धमकी के कारण से धनबाद छोड़ के पंजाब चले गए। खालसा होटल नामी होटल था यहाँ, कल ही उनकी विदाई हुई। तो मुझे लगा कि फिर से धनबाद में भय, आतंक का वातावरण पसर रहा है। नहीं, आतंक वाला तो ये मामला पहले का रहा है, क्योंकि इनको धमकी और उनके होटल पे बमबाजी पहले हुई है। ये आज से कुछ माह पहले के मामले हैं। वो अब ये अलग बात है कि 40 साल से व्यवसाय करने वाला व्यक्ति धनबाद छोड़ के गया है, यह धनबाद के माथे पर कलंक है। ये कल ही की घटना है, तो मुझे लगा कि इसका असर धनबाद के व्यवसायी वर्ग पर, धनबाद के लोगों पर न पड़े, इसलिए एक बार मुझे चलना चाहिए और लोगों को फिर से आश्वस्त करना चाहिए कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तब भी धनबाद हम लोगों के कार्यक्रमों की प्राथमिकता में है और धनबाद को भय मुक्त, आतंक मुक्त, रंगदारी मुक्त करने के लिए जो भी प्रयास संभव होगा मेरी तरफ से किया जाएगा। पिछली बार हम लोग दरिदा और लेडी डूमर के कुछ गांवों में गए थे, जहां 200 एकड़ के आसपास जमीन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो जी, उन्होंने कब्जा करके रखा है। और उस सूची में उनके स्वजातीय तेली समाज के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, राजपूत भी हैं, और भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन कब्जा करके और बड़ी चारदीवारी उन्होंने जेल की चारदीवारी जैसा खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता यह है कि ये अगर उनकी संपत्ति है तो चुनाव में जब उन्होंने नामांकन किया तब अपने संपत्ति में इसको दिखाना चाहिए था, वो है नहीं। मगर मुझे कागजात मिला, जो सीआई ने, जो कर्मचारी है, उस कर्मचारी ने अंचलाधिकारी को लिखा है और एक एक प्लॉट का नाम, संख्या, रकबा, खाता, खेसरा सब देकर उसने शीर्षक ही बनाया है कि ढुल्लू महतो द्वारा कब्जा किए गए ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जमीन है, रेतों की सूची ये है। तो उसको देखकर मुझे लगा कि जब इतना साफ सबूत मिल रहा है तब क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा है।
मगर शेरा सिंह के धनबाद छोड़ने की जो सूचना थी उसमें विचलित हुआ और मुझे लगा कि इस तरह के लोगों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, बल्कि धनबाद का क्या योगदान झारखंड की अर्थव्यवस्था में है इस पर कभी भी गहराई से न विधानसभा के भीतर न बाहर में विचार हुआ है। जमशेदपुर को लोग इस्पात नगरी कहते हैं, इसको भी कोयले की राजधानी कहा जाता है। जमशेदपुर की अकाउंटिंग होती है यहाँ की अर्थव्यवस्था में, धनबाद की अकाउंटिंग नहीं होती है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के माध्यम से इस राज्य की सरकार को धनबाद हर साल कितना दे रहा है। राज्य के स्तर पर नहीं हो, राज्य के स्तर पर केवल कोयला चोरी के ट्रक गिने जाएं और बागमारा से लेकर और जगहों पर एरिया 1 से 5 तक में केवल रंगदारी वसूली जाए, इतनी ही चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि धनबाद के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों को मैं अपनी तरफ से बताऊँ कि मेरा कोई इंटरेस्ट, मेरी कोई रुचि धनबाद से चुनाव लड़ने में नहीं थी। कृष्णा अग्रवाल के साथ एक घटना घटी, मैं आया, अगले दिन प्रिंस खान नाम के जीव ने मुझे भी और कृष्णा अग्रवाल को भी धमकी दिया। तब मैंने कहा था कि भाई कोई यहाँ नहीं तैयार होगा, कोई पार्टी नहीं तैयार होगी तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। इतनी ही सी बात हुई थी। अब भारत सरकार को मैंने भी लिखा, विधानसभा में आवाज उठाया, राज्य की सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखा कि आप प्रिंस खान को डिपोर्ट कराइए। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को भी लिख दिया। आज कई अखबारों में है कि जो HD रेवन्ना है, जो भाग गया है जर्मनी अपराध करके महिलाओं के साथ, उसको खोजने के लिए तो आनंद फानन में सरकार ने ब्लू कॉर्नर नोटिस निकाल दिया है कि इंटरपोल कहीं से ढूंढे और लाए। तो प्रिंस खान के मामले में जब दिसंबर में लिखा पड़ी हुई तो भारत की सरकार को ब्लू कॉर्नर, रेड कॉर्नर, जिस भी रंग का नोटिस हो वो नोटिस तो भेजनी चाहिए इंटरपोल के पास कि इसको पकड़ो, लाओ, डांड में रस्सा बांधो, हथकड़ी लगाओ और धनबाद की सड़कों पर घुमाओ। ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए लोग कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छा व्यक्त किया था और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो धनबाद से बाहर हो गए, अलग हट गए। मैंने उस समय भी धनबाद के आसपास बागमारा के गांव के लेडी डूमर, दरिदात गांव के लोगों से वादा किया था कि आपकी ज़मीन जो जेल से ऊंची चारदीवारी के भीतर कैद करके रखी गई है, मैं उनको छुड़वाऊंगा और आपका हक दिलवाऊंगा। और धनबाद के लोगों से भी कहा था कि भय आतंक के वातावरण से उबरने के लिए पहले अपने आप में हिम्मत जुटानी चाहिए, खतरा मोल लेना चाहिए, ऐसे लोगों से लड़ेंगे तब धनबाद का नाम झारखंड की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है इस रूप में भी लिया जाएगा। एक ट्वीट आपका आया है विष्णु अग्रवाल जी का मुलाकात का, जो सीता निर्मला से मिल रहे हैं वो रांची में। उस ट्वीट पर आपने बजाबते फेसबुक पे भी आपने डाला और ये बताने की कोशिश की कि कैसे एक दागी व्यक्ति जो अभी जमीन के मामले में आरोपी है वो सरकार के स्तर से मिल रहे हैं। बाद में सरकार की तरफ से भी ये कहा गया भाजपा की ओर से कि वो एक कार्यक्रम के दौरान की मुलाकात थी और कोई इसमें खास बात नहीं थी। नहीं, विष्णु अग्रवाल के साथ भाजपा के बड़े नेताओं के खास संबंध हैं। विष्णु अग्रवाल जिस दिन निर्मला सीतारमण जी से मिले उसके पहली रात कोई बताया कि भाजपा के किस बड़े नेता के घर में वो पाए गए थे और हिंदुस्तान का एक अखबार जो वहाँ इंटरव्यू लेने गया था उसने वहाँ देखा और उसको देखकर लोग सकपका गए कि ये जान गया, समझ गया। विष्णु अग्रवाल को ईडी ना पकड़े इसके लिए भी झारखंड भाजपा के उच्च स्रोत से ईडी के अधिकारियों को फोन किया गया था और ईडी के अधिकारियों ने कह दिया कि साहब आप तो इतने बड़े आदमी हैं और एक व्यक्ति के लिए पैरवी कर रहे हैं तो हम लोगों को इसके लिए पीएमओ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पीएमओ का नाम आया तो सिटी पिटी गुम हो गई। तो विष्णु अग्रवाल से इन लोगों के संबंध पुराने हैं, पहले के हैं, मगर ये तो हठधर्मिता कही जाएगी या दिमाग से पैदल होना कहा जाएगा कि चुनाव का समय है और विष्णु अग्रवाल जैसे दागी आदमी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलवाया जा रहा है, बुके पेश किया जा रहा है, उसके बगल में उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी खड़े हैं। जरा भी ये हिचक नहीं हुई कि भाई ये मामला बाहर जाएगा तो चुनाव में लोग क्या सोचेंगे। तो इसको आप हम क्या कहेंगे, हठधर्मिता है या इतनी हिम्मत अधिक हो गई है
कि भाई आजकल मोदी जी जो कह दें वही ठीक है, न खाता न बही, जो मोदी कहे वो सही। बड़ी खबर यह आई है कि राजनाथ जी का प्रोग्राम होना था बोकारो में, उनकी जनसभा होनी थी ढुल्लू मतों के पक्ष में, लेकिन ऐसा ऐन मौके पर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपना कार्यक्रम टाल दिया। अगर ऐसा है, टाल दिया, सही किया, और भविष्य में भी उनका कार्यक्रम न बने, इसलिए इसके लिए कल मैं व्यक्तिगत रूप से ये सारी सूचनाएं कुरियर के माध्यम से राजनाथ जी के यहाँ जो हम लोगों के संबंधित लोग हैं उनके माध्यम से उस तक हम लोग पहुँचा देंगे, और प्रधानमंत्री को भी हम लोग ट्वीट करके पहले भी भेजें, उनको टैग करके, और प्रधानमंत्री के भी नज़दीक के लोग उन तक इस बात को पहुंचा दें। ऐसा नहीं रहे कि एक देश का प्रधानमंत्री इन चीज़ों से अज्ञान है। अब तो समय ख़त्म हो गया, नॉमिनेशन विड्रॉ करने का सब हो गया। पर मैं यही कहूँगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, 2 वर्ष के भीतर यहाँ उपचुनाव होगा, क्योंकि ढुल्लू महतों के खिलाफ में जितने मुकदमे जिसकी जानकारी भाजपा ने दिया है उसमें ऐसी धाराएं हैं जिनमें 5 से 10 साल की सज़ा होने वाली है। हम लोग तो मांग करेंगे कि त्वरित गति से निपटारा कराइए इसका, और निपटारा कराइए, निपटारा होगा, सज़ा हो जाएगी, और सज़ा हो जाएगी तो फिर से उपचुनाव होगा। इसलिए धनबाद की जनता को समझना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति न पैदा होने दें, और भय आतंक के वातावरण को दूर करने के लिए हिम्मत जुटाएं। जो हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं वो चुपचाप जहाँ भी बटन दबाना हो वहाँ दबा दें, जो बेहतर उम्मीदवार लगे। और ख़ास करके मेरी अपील भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा था साफ शब्दों में कि यदि चुनाव में टिकट देते समय पार्टी से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो कार्यकर्ताओं का और जनता का दायित्व है कि इस भूल को वे सुधार दें। तो दीनदयाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे भी आदर्श हैं, भाजपा के भी आदर्श हैं, जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। उनकी इस बात को जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी में लिखा है, जो किताब के रूप में छपी हुई है, तो दीनदयाल जी के आत्मा को शांति मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से जो गलती हो गई है, उस गलती को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक सुधार दें। यहाँ कहा जा रहा है कि इस बार टिकट दिलवाने में बाबूलाल जी की बड़ी अहम रोल रही है, और उन्होंने कोशिश किया है कि अपना लक्ष्य अगले बार, चूंकि मुख्यमंत्री बनने का भी उनका सपना है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने पुराने जेबीएम के लोगों को ज़्यादा ध्यान रखा। जेबीएम के लोगों की संख्या मुझे लगता है कि 13 में से 10 के आसपास है। 13 सीटें जो लोकसभा की मिली हैं टिकट, और इसमें बाबूलाल की कितनी भूमिका है, और जेबीएम के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने कल, बल, छल, दम, धन शक्ति, अन्य शक्ति के आधार पर टिकट लिया है। ये कहना, इस पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं होगा। बाबूलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम लोग के पुराने साथी रहे हैं। अगर वे अपने पुराने साथियों की कद्र करते हैं, उनकी याद करके उनको पावर मिल गया तो उनको ज़्यादा स्थान दिला देते हैं, तो ये तो एक नेता की विशेषता है। अब भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग उनको सोचना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी से बाहर होकर फिर आना ही विशेषता है टिकट पाने के लिए, या जो शुरू से काम कर रहा है उसका भी कुछ ख्याल रखा जाएगा। झारखंड में चूंकि आप तो पूरे सभी जगहों पे घूम रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी पार्टी भी सब जगह जमीनी स्तर पर सर्वे कराई है, क्या आकलन रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव का, देश के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर? अब देखिए, इतनी हम लोगों के पास पक्की सूचनाएं नहीं है। अनुमान जो लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो आज जो स्थिति है उसमें 250 के आसपास देश भर में इनकी सीटें रहनी चाहिए। तो 400 पार का नारा है। 400 पार करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो उसकी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने जब प्रयास शुरू कर दिया है कि ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं, और ये ध्रुवीकरण अगर हो जाता है, उनके इस नए नारे के साथ जनता आ जाती है, तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। झारखंड में जितनी सीट पहले थी वो बचा पाएगी भाजपा? मुझे लगता है कि झारखंड में 60-40 का रहना चाहिए। 60% सीटें भाजपा को मिल जाएं और 40% अन्य को मिल जाएं, ये संभव है। कई जगह गलतियां की हैं,
विपक्षी दलों ने उम्मीदवारों को बड़ी हल्के रूप में प्रस्तुत किया है, मगर परिस्थिति ही आजकल करा रही है। समय का जो चक्र है वह जिस गति से घूम रहा है, हो सकता है कि चुनाव में समय का पहिया कहीं कुछ और दिशा में घूमे, उससे प्रभावित हो जाए, क्योंकि समय ही बलवान होता है। कहा गया है सभी जगह के उदाहरणों के माध्यम से। तो समय देखिए, 1 जून तक का समय है। अब भाभी को फिर घर का प्यार सता रहे और देवर के साथ हो फिर से उस तरह का राग अलाप रही हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो बड़ी मुश्किल है कहना कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। ज्यादा समस्या तो यही है कि नेताओं का आना और तुरंत से जाना। रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी आए और तुरंत फिर वापस भी चले गए, तो ऐसे राम जी टहलते टहलते फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई घर के भीतर में, ऐसा ही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये राजनीति के समय की क्षणिक घटनाएं हैं और लोगों में भी ये समझदारी बन गई है कि इन घटनाओं का, ऐसी सूचनाओं का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। जिन लोगों के भीतर अभी भी दमित महत्वाकांक्षा है, उनके लिए कुछ भी संभव है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, कामातुराणाम न भयं न लज्जा। तो वही स्थिति आज राजनीति। पूरी चुनाव को मैंने देखा अभी तक, चुनाव में गैर वाजिब मुद्दे हावी ज्यादा हैं। जैसे विकास के मुद्दे, अगर विकास भाजपा ने किया तो विकास पे चर्चा होनी चाहिए थी, रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए थी, शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा होनी चाहिए थी, मोदी जी ने काम किया उस पे चर्चा होनी थी। उसके बदले में मंगलसूत्र पे चर्चा हो रही है, उसके बदले में शहजादी पे चर्चा हो रही है, उसके बदले में कुछ और चीजों पे चर्चा हो रही है। तो ये तो चर्चा के लिए विषय होना नहीं चाहिए था राजनीति में। पूरा प्रयास हो रहा है कि मतों का ध्रुवीकरण हो जाए। मोदी जी ने कई काम किए हैं, मगर इनको लगता है कि उन काम को गिनाएंगे तो इसका विश्लेषण फिर जनता भी जमीन में एक निकालेगी, और ये जो सारे मुद्दे हैं उसको देखकर जनता का दिमाग भी घूम जाएगा कि भाई ये मंगलसूत्र से लेकर सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। अब जिस तरह से हिंदू मुसलमान की बातें चुनाव में की जा रही हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस देश में इन मुद्दों को इस रूप में उठाया जाएगा। जातीय आरक्षण का भी बात मुद्दा उठने लगा। अब जातीय आरक्षण के बारे में तो मंडल आया तो कमंडल से उसका काउंटर करना, यही बात शुरू हुई थी। मगर अब कमंडल या तो मंडल के हाथ में चला गया या कमंडल में मंडल घुस गया, वही बात आज की स्थिति में हो रही है। किसी को पता नहीं कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है ना, हमारा प्रतिभा पलायन कर रहा है, उसका क्या होगा? ये बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है। मोदी ने जब कहा था मेक इन इंडिया का नारा दिया था, तो लगा था कि बाहर का जो ब्रेन हमारा गया हुआ है वो इसके माध्यम से यहाँ आएगा। सभी मुद्दों की अहमियत है, मगर एक सीमा से ज़्यादा जब अति होती जाती है तो हमारे यहाँ कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयत। जब इसकी भी अति होगी तो लोग इसके बारे में भी सुनेंगे, एक कान से दूसरे कान से इन चीज़ों को निकाल देंगे। एक भय का वातावरण जो पैदा करने की कोशिश हो रही है एक बड़े समाज में। ये लोकसभा चुनाव के जो जनादेश मिलेगा, इसका असर झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ये बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड की सरकार गिर जाएगी। या तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे या कोई अपने मन का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये सोच बड़ी तेजी से चर्चा में भी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में, और लोग कयास भी लगाने लगे हैं कि गीता कोड़ा आई तो शायद वो 4 जो हो MLAs हैं उनको लेकर बाहर निकल सकें। कल्पना सोरेन चुनाव जीतती हैं गांडे से, मुख्यमंत्री का दावा करेंगी तो चंपई सोरेन भी दक सकते हैं। तो ऐसे कई कयास लगाकर कोशिश यही हो रही है कि विधानसभा चुनाव में यहाँ इंडी गठबंधन की सरकार न रहे, या तो राष्ट्रपति शासन हो या भाजपा के अनुकूल कोई मुख्यमंत्री हो जाए। ये कोशिशें हो रही हैं, इसके लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब अब संभावना है कि आने वाले समय में चुनाव परिणाम के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कुछ बदलेगी। हाँ, मगर मेरा जो कयास है कि सारे प्रयत्न निष्फल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो बनावट है कांग्रेस की, RJD की और JBM की सरकार की, वो बनावट ऐसी है कि ये कयास केवल कागजी ख्याल साबित होंगे और केवल दिमागी गणित साबित होगा।
चुनाव तक सरकार यही रहेगी और इसी तरह से चलेगी। अब जो है जनता को जनादेश देना है, उसे ही तय करना है। इसलिए अभी तक लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आना है वो 4 जून को आएगा। उसके बाद झारखंड को विधानसभा चुनाव भी होना है और उसके बाद सभी लोग उसकी तैयारी में जुटेंगे। तो फिलहाल उन्होंने 2 बातें बताया कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो भी दशा दिशा तो तय करेगा ही, साथ साथ झारखंड की चुनावी राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इन सब में भाजपा को नाको चने चबाने पड़ेंगे, इस बात की आसार जरूर हैं। अब आगे देखना है कि नतीजा क्या निकलता है। सहयोगी सोनू और नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।